नमस्कार, उड़ान अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, उनके लिए उड़ान अकेडमी एक नवीन बैच प्रारंभ कर रहा है। यह बैच जो है 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। समय इसका होगा शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक। ये जो कक्षाएं हैं कुल 4 घंटे प्रतिदिन चलेंगी। अगर बात करें इसमें आपको क्या मिलेगा, तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिलेंगी। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो उसका ऑनलाइन वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। किसी कारणवश अगर आप क्लास नहीं आ पाते तो आप घर बैठे उसका लाइव क्लास भी देख सकते हैं। जो लाइव क्लास में है उनको मिलेगा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी उपलब्ध होगा। जो भी हम पढ़ाएंगे वो पहले से भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सब्जेक्ट के आधारित। उसके अलावा आप देखिएगा, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। अगर बात करें पाषाण युग में प्रमुख औजार जो था वो होता था पत्थर का। पत्थरों के ही औजार होंगे तभी पाषाण काल बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विशेष प्रकार का औजार होता था वो एक प्रकार की क्या होती थी, कुल्हाड़ी होती थी, जिसको हाथ से पकड़ा जाता था, पत्थर की कुल्हाड़ी। तो इसी को बोला जाता था क्या, हस्त कुठार। तो ध्यान रखना है क्या, ये हस्त कुठार आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, जैसे कि नौदा टोली दिया है, रोपड़, नाल और कायथा। इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो अगर आप पाषाण काल पढ़ते हैं तो नवदा टोली इंदौर के समीप, कायथा ये आपके राजस्थान और एमपी, ये दो जगह ऐसे हैं जहां से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के क्या मिलेंगे, आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका 1 और 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रश्न को और ये जो टॉपिक को उठाने का ये उद्देश्य है कि अब ये जो टॉपिक है पीएससी के मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। कौन सा, आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं क्या, पाषाण काल। इसलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है कि बाकी एग्जाम में भी अब यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कथा मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो कथा मंजरी की रचना जो है क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया है। इसमें आप मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम। अभी तक हमने देखा था हड़प्पा से बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन अब दे दिया गया है उसका जियोग्राफिकल एरिया वाइज कि उसका लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप मैप वाइज अगर जाकर देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा हड़प्पा, यहाँ पर मिलेगा कालीबंगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कालीबंगा, यहाँ पर मिलेगा आपको मोहनजोदाड़ो और यहाँ पर मिलेगा लोथल। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा होना चाहिए, फिर उसके बाद होना चाहिए कालीबंगा, फिर उसके बाद होना चाहिए मोहनजोदाड़ो और उसके बाद होना चाहिए लोथल। तो आपका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, बी। देखिएगा यहाँ पर भी आपको थोड़े शायद उतना क्लियर ना दिखे, लेकिन बस समझिएगा कि कहाँ कहाँ पर लोकेशन है। जैसे मैं बात करूं हड़प्पा का, तो हड़प्पा यहाँ है, कालीबंगा यहाँ है, मोहनजोदाड़ो यहाँ है और लोथल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो हड़प्पा यहाँ पर, कालीबंगा यहाँ पर, मोहनजोदाड़ो यहाँ पर और लोथल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हालांकि आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको ऑलरेडी एक मैप बनाकर दिखा दिया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। तो जब आप पशुपतिनाथ का मुहर देखें तो आप देखते हैं ऊपर की ओर कुछ लघु लेख लिखे हुए हैं। सिंह युक्त मुकुट धारण किए हुए 3 वाले मुख वाले व्यक्ति को दिखाया गया है जो बैठे हुए हैं, और आसपास क्या है, 4 जानवरों का अंकन है। ये जानवर जो है, एक हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। तो देखिएगा कौन सा जानवर, और यहाँ पर देखेंगे 2 हिरण है। तो आप देखिए किसका, तो यहाँ पर बैल जो दिख रहा है इसका अंकन नहीं है। समझ में आया, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये सारी इमेजेस आपको शो कराता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, एक तरफ प्रथम सूची और दूसरी सूची लिखा हुआ है, एक तरफ ग्रंथ के नाम और उनके रचयिता का नाम लिखा हुआ है। जैसे मुझे सबसे सिंपल पता है, योग सूत्र जो है वो पतंजलि का। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन लगता है कि हमारे लिए टफ हो जाएगा, लेकिन आसान होता है। जो पता है उसको एक बार ढूंढिए। तो सी का 2, तो सी में देखो 2 कहां पर लिखा है, देखो एक में ही लिखा हुआ है, बस सी में 2 केवल एक में लिखा हुआ। बाकी पता है कि नहीं पता वो नहीं, बाकी मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे निकालना है, जो आपको पता है वो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप क्या हो जाएगा, 2 जो होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी 2 में आपका डिबेट रहेगा। कोई ना कोई और अगर सोर्स निकालेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे बादरायण का क्या होता है, आपका वेदांत सूत्र, जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और वैशेषिक जो है वो कणाद का है। आराम से इसको आप ढूंढ सकते हैं।
ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है भारत में पहले आने वाला जो विदेशी यात्री था वो मेगास्थनीज था। मौर्य दरबार में आया था चंद्रगुप्त के काल में। वो लगभग 4 साल यहाँ पर रुका और इस दौरान जो भी उसने ऑब्जर्व किया अपनी बुक इंडिका में लिखा, और उस दौरान उन्होंने भारतीय समाज को कर्म आधारित बताया और उसे 7 भागों में विभाजित किया, जिसमें दार्शनिक, कृषक, सभासद या जिसको अमात्य बोल सकते हैं, पशुपालक, निरीक्षक, फिर उसके बाद देखेंगे सैनिक और शिल्पकार, ऐसे करके कुल 7 भागों में, जिसमें किसानों की संख्या सबसे ज्यादा मानी थी उन्होंने। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। आगे अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कलिंग युद्ध के पश्चात, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, खारवेल को पराजित किया था, जी नहीं, खारवेल तो सातवाहन कालीन है, महावेदवाहन वंश, इनका मुकाबला जो सातकर्णी प्रथम से होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर बिंदुसार ने अशोक के पहले राज्य किया था या शासन किया था, सही है। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, ये भी सही। तो जो गलत है वो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? जब आप देखेंगे गुप्त काल में जो बना दशावतार मंदिर है वो कहां पर है, आपके यूपी में, जहां पर पहली बार क्या किया गया है, शिखर का निर्माण किया गया है। तो ये जो है खजुराहो में नहीं है, बाकी सब खजुराहो में है। बाकी सारे मंदिर जो है 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुजीय मंदिर और फिर उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब के सब कहा है, खजुराहो में है। जो सारे के सारे किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं है? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य आमिर खुसरो, बरनी, दहलवी, गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक तो उनसे विवाद चलता था। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हीं कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, जब ये बंगाल अभियान से क्या होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ये जो शासक हैं गुलाम वंश के अंतर्गत बलबनी वंश, और बलबनी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है बाबा फरीद से किया था। और जो बाबा फरीद हैं, याद रखेगा, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ, दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से मना कर दिया था। अब जलालुद्दीन मांगबरनी जो है भारत किस तरह से आते हैं वो समझिएगा। ख्वारिज्म, जब यहाँ से मंगोल आक्रमण होता है, और मंगोल में कौन होते हैं, चंगेज खां। चंगेज खां ख्वारिज्म पहुंचते हैं और यहाँ पर कौन होते हैं, मांगबरनी। मांगबरनी जो है अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश, उस समय भारत में शासक होते इल्तुतमिश, जान बचाने के लिए भारत की ओर आते हैं, लेकिन सिंध तक ही पहुंच पाते हैं। इससे पहले जो चंगेज हैं, चंगेज खां, उनके पीछे पीछे पहुंचकर उनको कैद कर लेते हैं। तो अगर इल्तुतमिश ने उस समय मदद कर दी होती, किनकी, मांगबरनी थी, हो सकता है मंगोल आक्रमण का जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के समय ही हो जाता। तो इल्तुतमिश ने आगे की सोचकर मांगबरनी की मदद नहीं की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस्र क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर, या धार्मिक कर, और लूट के, युद्ध की लूट का 1/5वां भाग राज्य का हिस्सा। ये नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं है, एकमात्र आंसर इसका क्या, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस इमारत में पितरादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? तो पितरादुरा जो है नूरजहां ने प्रयोग कराया था। नूरजहां के द्वारा प्रयोग कराया गया, कहां, आगरा में। किसके लिए, अपने पिता गयास बेग के मकबरे के निर्माण में। और उनके पिता की जो उपाधि मिली थी वो क्या थी, एतात्मदौला। तो जो मकबरा का नाम आता है एतात्मदौला, वो इनके पिता नूरजहां के पिता ही थे, जिनका नाम था गयास बेग। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कई बार प्रश्नों में ये देखा गया है। फिर देखिएगा, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो देखिएगा, जब आप पढ़ते हैं औरंगजेब का समय, तो इन्होंने क्या किया था, दो जो बड़े प्रांत थे स्वतंत्र, उनको अपने कब्जे में लिया था। एक था गोलकुंडा और दूसरा था बीजापुर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, विजयनगर के शासक, यहां पर आएगा कृष्ण ना, कृष्ण देव राय ने संरक्षण दिया था। किसे संरक्षण दिया था ये बताना है आपको। तो वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य को। तो आप याद रखिएगा, माधवाचार्य जो क्या थे, वैष्णव धर्म से विष्णु संत थे, उनको इन्होंने क्या दिया था, संरक्षण दिया था कृष्णदेव राय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी। तो जब आप देखेंगे सालबाई की संधि, सालबाई की जो संधि थी वो हुई थी 1782 में, और इसके बाद डायरेक्ट एक संधि होती कब, 1802 में, वो होता है कौन सा, पूना की संधि, वो होता है बसीन की संधि। उस बसीन की संधि से पुनः मराठों में क्या हो जाता है, संघर्ष चालू हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिएगा संधि का नाम याद रखना है, सालबाई संधि। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। तो तिलक जी ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, एक केसरी, लेकिन ये मराठी भाषी में था, और जो मराठा था ये अंग्रेजी में था। ये अच्छे से याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी एक्शन में शामिल नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लहड़ी, इसमें तो इन्होंने तो नेतृत्व किया है, सूर्यसेन आईएनए से जुड़े थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, अप्रैल 1930 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये आंसर नहीं होगा। और क्या लिखा हुआ है अंतिम, अशफाक उल्ला खां। तो ये तीनों तो सम्मिलित थे, ये सम्मिलित नहीं थे, सूर्यसेन, जिनको हम मास्टरदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अब देखते हैं, जुलाई 1905 में घोषणा हो जाती है कि बंगाल का क्या कर दिया जाएगा, विभाजन कर दिया जाएगा। इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कलकत्ता में अगस्त 1905 में क्या होता है, मीटिंग होता है। इसी मीटिंग में कृष्ण कुमार मित्रा, इनकी पत्रिका थी संजीवनी, इसके माध्यम से इन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए ब्रिटिश वस्तुओं का। तो याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक तरफ हमको दिख रहे हैं सिख गुरु और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। तो देखिएगा, गुरु नानक जी जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये हमें अच्छे से पता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, आप एक को मैच करके देखिएगा, जो आपको पता है अपने आप आपका आंसर बनने लगेगा। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है क्या, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की क्या की है, स्थापना की है। तो ए में 3 कहाँ दिख रहा है, बस एक ही जगह दिख रहा है, आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। अंगद देव ने क्या किया है, फिर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। फिर अर्जुन देव के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने आदि ग्रंथ के संकलन किया है। और जो है रामदास जी है, वो अमृतसर नगर की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आपने मैच कर लिया, एक से ही। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ सूची एक, उसमें ग्रंथ और दूसरी तरफ अनुवादक। तो लीलावती जो है गणित पर आधारित ग्रंथ, जिसकी अनुवाद जो है वो किनके द्वारा किया जाता है, फैजी के द्वारा। 52 उपनिषदों का अनुवाद किसके द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा, उसका नाम रखा जाता है सिर्र अकबर। फिर रामायण का जो है बदायूं करेंगे, और पंचतंत्र का अबुल फजल। तो देखिएगा 2, ए का 2, बी का 1, तो आपका आंसर ए ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में बलिया उत्तर प्रदेश की समानांतर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में ही किया जाता है। सतीश सामंत, वाई.बी. चौहान, ये भी किसी न किसी समानांतर सरकार से जुड़े हुए थे। उषा मेहता तो रेडियो प्रसारण से जुड़े हुए थे। लेकिन हमको पूछा गया क्या, उत्तर प्रदेश बलिया, तो आपका आंसर होगा चित्तू पांडे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। तो एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ संपादक लिखा हुआ है। तो एनपी इंडिया, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है। भारत की दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी सही है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, ये भी सही है। गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले। तो यहां पर क्या लिखा है, अबुल कलाम आजाद, यही सुमिलित नहीं है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारी मिली होगी, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है ये आपने समझा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।